हेलो दोस्तों, आज मैं आपको डेड गर्ल विद ऑन एल देन गिफ्ट्स की कहानी बताने जा रहा हूं। भविष्य की एक वैकल्पिक दुनिया में अधिकांश मानव मांस खाने वाले ज़ॉम्बी बन चुके हैं, जिन्हें हंग्रीज कहा जाता है। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन कहानी वास्तव में काफी दिलचस्प है। सामान्य लोग इस हालत में एक परजीवी फंगस के कारण बदल जाते हैं, जो लार या खून के जरिए फैलता है। इंसानों को बचाने की आखिरी उम्मीद कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इस संक्रमण को अपने अंदर रखते हैं, लेकिन खुद ज़ॉम्बी नहीं बनते। ऐसे कई आधे ज़ॉम्बी बच्चों को सैनिकों द्वारा एक आर्मी बेस पर बंदी बनाकर रखा जाता है। इन बच्चों में से एक है मेलानी, जो अपनी उम्र के अनुसार असाधारण रूप से बुद्धिमान है। हर सुबह वह बेस की लाइट जलने से पहले ही जाग जाती है। वह अपने कपड़े पहनकर स्कूल के लिए तैयार हो जाती है, यहाँ तक कि गार्ड्स के आने से पहले ही। फिर 2 सैनिक आते हैं और उसकी कलाई, टखने और सिर को एक व्हील चेयर से बांध देते हैं। इसके बाद वे उसे गलियारे में ले जाते हैं, जहां अन्य बच्चों को भी लाइन में खड़ा किया जाता है। लेकिन बाकी बच्चों से अलग मेलानी बेस में मिलने वाले हर व्यक्ति को गुड मॉर्निंग बोलती है। बाद में बच्चों को एक क्लासरूम में ले जाया जाता है, जहां उन्हें संख्याओं के अनुसार बिठाया जाता है। इन बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी हेलन जस्टिनो नाम की एक शिक्षिका की है। मेलानी और बाकी सभी बच्चे उन्हें बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि वह उन्हें एक इंसान की तरह व्यवहार करती है। क्लास के बाद मेलानी को वापस उसकी कोठरी में ले जाया जाता है और उसे व्हील चेयर से आजाद कर दिया जाता है। थोड़ी देर बाद एक सुरक्षा गार्ड उसके खाने के लिए एक कटोरे में जिंदा कीड़े डालकर आता है। मेलानी उन्हें जल्दी जल्दी खा लेती है और खाते खाते ही सो जाती है। अगले दिन मेलानी से मिलने डॉक्टर कॉल्डवेल आती है, जो इस ज़ॉम्बी संक्रमण का इलाज खोजने की प्रमुख वैज्ञानिक है। मेलानी बताती है कि उसने कुछ दिन पहले दिया गया पहेली का हल ढूंढ लिया है। डॉक्टर उसे एक और पहेली देती हैं, जो श्रोडिंगर की बिल्ली नाम के वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होती है। कॉल्डवेल शांति से देखती हैं कि मेलानी इस पहेली को समझने में संघर्ष कर रही है और अंततः विफल हो जाती है। इसके बाद डॉक्टर अपनी रिपोर्ट में लिखती हैं कि यह विषय सिर्फ नकल कर सकता है, लेकिन वास्तविक समझ नहीं रखता। जाने से पहले वह मेलानी से एक संख्या पूछती है और वह 13 बताती है। अगली सुबह हमेशा की तरह गार्ड्स बच्चों को स्कूल के लिए ले जाते हैं। जब मेलानी को व्हील चेयर में गलियारे से ले जाया जाता है, तो वह देखती है कि सेल नंबर 13 अभी भी बंद है। बाद में क्लास में जाकर वह देखती है कि सीट नंबर 13 भी खाली है। शिक्षिका बच्चों का ध्यान भटकाने के लिए उन्हें एक कहानी लिखने का काम देती है। बाकी बच्चे घबराकर मुश्किल से कुछ पंक्तियां ही लिख पाते हैं, लेकिन मेलानी पूरी कहानी लिख लेती है। मिस जस्टिनो मेलानी से कहती हैं कि वह अपनी कहानी जोर से पढ़े ताकि बाकी बच्चे सीख सकें। मेलानी ने एक ऐसी कहानी लिखी होती है जिसमें वह खुद को इंसानों की रक्षक के रूप में दर्शाती है। उसकी मासूमियत देखकर शिक्षिका भावुक हो जाती है। भावनाओं में बहकर वह मेलानी के सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगती है। लेकिन तभी सार्जेंट एडी पार्क्स, जो बेस के सुरक्षा प्रमुख हैं, अचानक क्लासरूम में आ जाते हैं। वह शिक्षिका को टोकते हैं और याद दिलाते हैं कि बच्चों को छूना सख्त मना है। पार्क्स जस्टिनो को यह याद दिलाना चाहता है कि यह नियम क्यों बनाया गया था। इसीलिए वह एक सीट के पास जाता है, अपनी आस्तीन ऊपर करता है और अपना हाथ एक बच्चे के पास ले जाता है। बच्चा उसकी तरफ देखता है, फिर अचानक अपना जबड़ा खोलकर उसके हाथ को काटने की कोशिश करता है। बाकी सभी बच्चे भी मेलानी को छोड़कर वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। उस रात डॉक्टर कॉल्डवेल मेलानी की कोठरी के पास आती है और बताती है कि उसे पता है कि दिन में क्या हुआ था। वह थोड़ी देर लड़की से बात करती है और फिर एक और नंबर बताने के लिए कहती है। कॉल्डवेल को हैरानी होती है जब मेलानी 4 नंबर बोलती है, जो कि उसकी अपनी कोठरी का नंबर है। अगली सुबह सार्जेंट पार्क्स खुद मेलानी को लेने आता है। वह उसे बाहर ले जाता है, लेकिन इस बार वह उसे कक्षा में नहीं बल्कि पूरी तरह से बेस के बाहर ले जा रहा होता है। स्थिति गंभीर हो जाती है, क्योंकि बेस की बाहरी बाड़ के पास सैकड़ों ज़ॉम्बी हमला कर रहे होते हैं। सैनिक उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हमला तेज होता जा रहा होता है। फिर भी पार्क्स शांति से मेलानी को एक प्रयोगशाला में ले जाता है, जहां डॉक्टर कॉल्डवेल पहले से मौजूद होती है। वह फिर से मेलानी से श्रोडिंगर की बिल्ली से जुड़े एक तार्किक सवाल का जवाब देने को कहती है, लेकिन मेलानी जवाब नहीं दे पाती। कॉल्डवेल इस नतीजे पर पहुंचती है कि मेलानी में तर्क करने की क्षमता नहीं है। हालांकि आम बच्चों में भी ऐसी क्षमता नहीं होती, इसलिए इससे कुछ साबित नहीं होता। इसके तुरंत बाद एक और डॉक्टर मेलानी को बेहोशी का इंजेक्शन देता है, जिससे वह तुरंत बेहोश हो जाती है। वे उसे एक सर्जिकल बेड पर बांध देते हैं, लेकिन मेलानी जल्दी ही होश में आ जाती है। तभी जस्टिनो दौड़कर अंदर आती है और डॉक्टर को ऑपरेशन करने से रोकने की कोशिश करती है। डॉक्टर कॉल्डवेल वादा करती है कि वो कोई और तरीका ढूंढेगी, जिससे जस्टिनो को भरोसा हो जाता है। वह अपने हाथ में पकड़ा अग्निशामक
फायर एक्सटिंग्विशर नीचे रख देती है, लेकिन तभी डॉक्टर उसे मिर्च स्प्रे, पेपर स्प्रे मार देती है। इससे जस्टिनो असहाय हो जाती है और 2 सैनिक उसे पकड़कर बाहर ले जाते हैं। लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी शीशा तोड़कर अंदर घुस जाता है और एक डॉक्टर को काट लेता है। डॉक्टर कैल्डवेल एक फायर एक्सटिंग्विशर से ज़ॉम्बी को मार देती है, लेकिन इस दौरान उसके अपने हाथ में भी कट लग जाता है। कुछ ही पलों में दूसरा डॉक्टर भी ज़ॉम्बी में बदलने लगता है, लेकिन कैल्डवेल किसी तरह बचकर बाहर निकल जाती है। उधर मेलानी अभी भी बेड पर बंधी होती है और उसके सामने एक ज़ॉम्बी खड़ा होता है, लेकिन वह उसे कुछ नहीं कहता क्योंकि मेलानी भी आधी ज़ॉम्बी होती है। वह एक स्केलपेल, सर्जरी का धारदार उपकरण उठाकर अपने हाथ खोल लेती है और बाहर निकलती है। बाहर आते ही उसे चारों ओर अफरा तफरी दिखती है। ज़ॉम्बी बेस में घुसकर सैनिकों पर हमला कर रहे होते हैं। अचानक मेलानी देखती है कि जस्टिनो को 2 सैनिक मार रहे हैं। गुस्से में आकर मेलानी उन सैनिकों पर झपटती है और उनकी गर्दन पर काट लेती है। इसके बाद वह बेहोश हो जाती है। कुछ समय बाद जस्टिनो होश में आती है और देखती है कि मेलानी उसके पास पड़ी है। वह उसे उठाकर एक सैन्य वाहन में ले जाती है। इस दौरान बेस पूरी तरह से ज़ॉम्बी के कब्जे में चला जाता है। वाहन चला रहा होता है सार्जेंट पार्क्स और उसमें 2 सैनिकों के साथ डॉक्टर कैल्डवेल भी होती हैं। कुछ समय बाद वाहन ईंधन की जांच के लिए रुकता है। तभी पार्क्स और एक अन्य सैनिक को पता चलता है कि मेलानी वाहन के पीछे छुपी हुई है। वाहन के पीछे जस्टिनो जल्दी से लड़की को बाहर निकाल देता है, लेकिन कैल्डवेल चिल्लाती है कि यह उसका फैसला नहीं है। डरी हुई मेलानी गाड़ी से थोड़ा दूर भागती है, लेकिन फिर रुक जाती है क्योंकि वह पहली बार बाहरी दुनिया देख रही होती है। उधर बाकी लोग गाड़ी के पास रहते हैं और कई सैन्य ठिकानों से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। डॉक्टर आदेश देती हैं कि उनके परीक्षण के लिए मेलानी को वापस लाया जाए, तो जस्टिनो लड़की से बात करने जाता है। खोज और योजना पार्क्स और किरण गाड़ी में राशन खोजते हैं, लेकिन उन्हें न पानी मिलता है न ही खाना। उन्हें सिर्फ एक पुराना मास्क मिलता है जिसे पहले संक्रमित बच्चों को सुरक्षित आधार तक ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद सार्जेंट एक योजना बनाता है कि वे दक्षिण में एक सुरक्षित ठिकाने बीकन की ओर जाएंगे। मेलानी को गाड़ी की गनर सीट पर बैठाया जाता है, उसे बेल्ट से बांध दिया जाता है और मास्क पहनाया जाता है। नदी के पास संघर्ष, वे थोड़ी दूर पर एक नदी के पास पानी लेने के लिए रुकते हैं। तभी कुछ ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देते हैं, जिससे गोलीबारी शुरू हो जाती है। इस लड़ाई में एक सैनिक को काट लिया जाता है और पार्क्स इंतजार करता है यह देखने के लिए कि वह बदलता है या नहीं। दुर्भाग्य से कुछ देर बाद वह ज़ॉम्बी में बदल जाता है और पार्क्स को मजबूरन उसे मारना पड़ता है। जब वे गाड़ी के दरवाजे बंद कर रहे होते हैं, पार्क्स देखता है कि जस्टिनो मेलानी को अंदर ले आया है। लड़की ज़ॉम्बी के बारे में पूछती है और डॉक्टर कैल्डवेल समझाती है कि वे लोग एक फंगस, कवक से संक्रमित हैं जो काटने के जरिए फैलता है। खतरनाक रास्ता। पार्क्स गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन यह खराब हो चुकी होती है। अब उन्हें पैदल ही लंदन के खतरनाक रास्तों से गुजरना होगा, जो जल्दी पहुंचने का तरीका तो है, लेकिन जोखिम भरा है। अगले दृश्य में पार्क्स और किरण चारों तरफ नजर डालते हैं। वे देखते हैं कि ज़ॉम्बी सड़क पर खड़े हुए हैं, जैसे किसी खेत में टर्निप उगे हों। कोई और रास्ता न होने के कारण वे शहर के अंदर राशन और शरण खोजने के लिए ज़ॉम्बी के बीच से जाने का फैसला करते हैं। वे सोए हुए ज़ॉम्बी के बीच से चुपचाप निकलते हैं, लेकिन अचानक एक जगह आकर रुक जाते हैं। सामने का रास्ता बंद होता है और वहां दर्जनों ज़ॉम्बी खड़े होते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी माँ एक बेबी कार्ड को घसीटती हुई उनके पास आती है। डरावना दृश्य। डॉक्टर कैल्डवेल आगे बढ़कर कार्ड के अंदर झांकती है। वह जो देखती हैं उससे उनकी चीख निकल जाती है। एक चूहा एक बच्चे के शव को खा रहा होता है। उनकी चीख से आसपास के कुछ ज़ॉम्बी जाग जाते हैं। सौभाग्य से समूह किसी तरह बच निकलता है और शहर की सड़कों से चुपचाप निकलने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद वे एक छोड़ा हुआ अस्पताल पाते हैं और अंदर चले जाते हैं। पार्क्स एक ऊपरी मंजिल का रास्ता ढूंढ लेता है और वे सभी ऊपर चढ़ जाते हैं, जहां वे अधिक सुरक्षित रह सकते हैं। मेलानी की योजना सैनिक और जस्टिनो तुरंत गश्त पर चले जाते हैं, जिससे डॉक्टर अकेली रह जाती है। कुछ देर बाद टीचर वापस आती है और मेलानी के लिए कुछ नए कपड़े लाती है। सुबह होते ही वे देखते हैं कि अस्पताल के बाहर ज़ॉम्बी इकट्ठा हो गए हैं, जिससे अब बाहर निकलना नामुमकिन हो गया है। लेकिन मेलानी को एक योजना सूझती है। क्योंकि ज़ॉम्बी उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वह उन्हें दूर करने की कोशिश कर सकती है। डॉक्टर कैल्डवेल इस विचार से खुश नहीं होती, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं होता। बाकी लोग सहमत हो जाते हैं। जाने से पहले मेलानी पूछती है कि क्या वह अपनी नई ड्रेस पहन सकती है जो टीचर ने रात को दी थी। फिर वह बिना मास्क पहने बाहर निकलती है और बिना किसी दिक्कत के ज़ॉम्बी के बीच से गुजरती है। अब
वह पास के एक घर में जाती है और वहां एक छोटा कुत्ता पाती है। मेलानी फिर लौटती है और छोटे जानवर का इस्तेमाल ज़ॉम्बीज को अस्पताल से दूर करने के लिए करती है। इसके बाद पार्क्स उसे फिर से मास्क और हथकड़ी पहनाकर अपने साथ ले जाते हैं और वे सभी वीरान शहर की ओर बढ़ते हैं। वे कुछ ही मील चले थे कि उन्हें कुछ अजीब दिखता है। ज़ॉम्बीज के शरीरों से फंगस कवक उग रहा था। कार्डवेल को लगता है कि यह परजीवी जीव के जीवन चक्र का अगला चरण है। फिर वह मेलानी से कहती है कि उसके मामले में यह फंगस परजीवी की तरह नहीं बल्कि सहजीवी की तरह काम कर रहा है, जैसा कि वयस्क ज़ॉम्बीज के साथ होता है। आगे बढ़ते हुए वे शहर में एक विशाल इमारत देखते हैं जिसके चारों ओर लाशों का एक बड़ा गुच्छा जुड़कर एक विशाल फंगस बना चुका था। कार्डवेल को शक होता है कि जब बहुत सारे ज़ॉम्बीज इकट्ठे हो जाते हैं तो वे इस फंगस के परिपक्व चरण में बदल जाते हैं, जो बड़े क्षेत्रों में अपने बीज फैलाने में सक्षम होता है, शायद पूरे विश्व में। वे इस भयानक संरचना को छोड़कर अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में उनकी किस्मत अचानक बदल जाती है जब उन्हें एक मोबाइल प्रयोगशाला लैब मिलती है। समूह वाहन के अंदर जाता है और आपूर्ति की तलाश करने लगता है। पार्क्स पहले इंजन चालू करने की कोशिश करता है, फिर रेडियो को, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। किरण कुछ सामान लेने बाहर चला जाता है, जबकि किसी को भी पता नहीं होता कि मेलानी बेचैन महसूस कर रही है, जैसे कि वह किसी बदलाव से गुजर रही हो। वह वयस्कों को बताती है कि उसे खाने की जरूरत है, तो वे उसे शिकार करने के लिए बाहर जाने देते हैं। कुछ समय बाद मेलानी अपना भोजन पाकर उसे बड़े आनंद से खाने लगती है, लेकिन तभी उसे एक अजीब आवाज सुनाई देती है और वह उसका पीछा करते हुए एक किताबों की दुकान तक पहुंचती है। वह अंदर झांकती है और देखती है कि कुछ बच्चे आपस में अजीब आवाजों में बात कर रहे हैं। मेलानी को यह देखकर आश्चर्य होता है कि वे सभी उसके जैसे ही हैं। तभी एक छोटा लड़का अंदर आता है और बाकी बच्चों को बताता है कि उसे कुछ सूंघने को मिला है। इसके बाद उन सभी बच्चों का झुंड अपनी मां के नेतृत्व में बाहर निकलता है। उधर मोबाइल लैब में कार्डवेल की तबीयत और बिगड़ने लगती है और वह जस्टिनो को बताती है कि उसे सेप्सिस हो गया है। वह यह भी कहती है कि उसे मेलानी के दिमाग और रीढ़ की हड्डी की जरूरत है ताकि वह एक वैक्सीन बना सके। उनकी बातचीत तभी रुक जाती है जब मेलानी लौटकर बताती है कि उसने जिन बच्चों को देखा था वे किरण का शिकार कर सकते हैं। इधर किरण एक दुकान देखता है और उसके शटर के नीचे से घुस जाता है, लेकिन गलती से अपना रेडियो बाहर छोड़ देता है। वह अंदर जाकर जो भी मिलता है खाने लगता है और वहीं रखी कुछ गंदी पत्रिकाओं में उलझ जाता है। कम से कम अगर वह मर भी गया तो मजे लेकर मरेगा। तभी एक छोटी लड़की दुकान के अंदर आती है और उसे चुपके से एक कोने की तरफ बुलाती है। दुर्भाग्य से और भी बच्चे और उनकी नेता वहां आ जाते हैं और पूरे झुंड के साथ किरण पर हमला कर देते हैं। उधर मेलानी अपनी तेज गंध पहचानने की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए पार्क्स और जस्टिन ओटूल को किरण के पास ले जाती है। वे आखिरकार दुकान तक पहुंचते हैं और अंदर जाकर देखते हैं कि किरण आधा खाया जा चुका है। वे दुखी होकर लैब में वापस लौटते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही देखते हैं कि दरवाजा खुला हुआ है। वे जल्दी से अंदर जाते हैं, लेकिन तभी कार्डवेल, जो पहले ही मास्क पहन चुकी होती है, उन्हें किसी गैस से बेहोश कर देती है। इसके बाद वह मेलानी को लैब की तरफ खींच कर ले जाती है ताकि अपनी प्रक्रिया को पूरा कर सके, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि उसके हाथ से बहुत खून बह रहा है। वह एक पल के लिए अपना हाथ ठीक करने के लिए मुड़ती है, लेकिन जब वह दोबारा देखती है तो मेलानी पहले से ही होश में आ चुकी होती है और पूरी तरह सतर्क होती है। अब कोई और चारा न देखकर कार्डवेल उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसे खुद को सौंप देना चाहिए ताकि वैक्सीन बनाकर सभी को बचाया जा सके, या कहानी समाप्त हो जाती है